शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, और उससे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। कल हमने देखा था प्रतिरोधकता आई थी हमारी रो या फिर के, तो उसी का हम अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोधकता असल में क्या होती है। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रतिरोधकता, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे के या रो। ठीक है, आपकी बुक के अंदर है वो किससे प्रदर्शित किया हुआ है, के से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर है वो क्या आ जाते हैं, रो भी आ सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था कि प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यहां से जब दोनों को साथ में लिखा तो R समानुपाती L अपॉन A, जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जो आया था हमारा K, और ये आ गया था हमारा KL अपॉन A आ गया था। इसका मतलब हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, के का फॉर्मूला आ गया, मतलब प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से हम पहले तो बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी, मतलब प्रतिरोधकता किसको कहेंगे। जैसे प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं भाई किसी धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वैसे विशिष्ट प्रतिरोध, इसका नाम और क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं इसको, दोनों नाम एक ही है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये किसे कहते हैं, तो उसके लिए देखो इसकी कोई वैसे कोई ऐसे परिभाषा नहीं है, ये केवल प्रतिरोध के रूप में ही है वो मतलब डिफाइन की जाती है। कैसे, हमें पता है R बराबर क्या आया था, R बराबर था KL अपॉन A आया था ना। अब यहाँ से K क्या आ जाएगा, यहाँ से K बराबर आ जाएगा आपका, ये A इस साइड में भेज दो तो RA अपॉन L, ऐसे कुछ होगा ना भाई, A ऊपर आ गया L नीचे आ गया, तो K बराबर आ गया RA अपॉन L। अब यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, मान लेते हैं किसी तार का क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर, किसी तार का क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, स्पेशल कंडीशन मानते हैं, और उसकी तार की लंबाई हो 1 मीटर, तो यहाँ से K किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो पहले तो बना लेते हैं कि ये मान लो एक तार है, ठीक है, इस तार की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, लंबाई है 1 मीटर, मतलब तार की लंबाई हो अगर 1 मीटर, और इसका जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने बताया ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये पीछे वाला जो भाग है इसी को ऐसे भी काट सकते हैं, वो नहीं, ये बिल्कुल सीधा काटा है, अनुप्रस्थ काटा है, अनुप्रस्थ काटा है वो उसका क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो अगर 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई तार हो तो उसका प्रतिरोध, एक ऐसा तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देख लो यहाँ पर R किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं, क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी तार का, चालक तार होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही, उस तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये मतलब इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। इसे किसी के रूप में, प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया है, किसी मतलब ये अपने फॉर्मूला पता था हमारे को, हमने एक जो क्षेत्रफल है उसको 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, लंबाई को 1 मीटर मान लिया, तो यहाँ पर आप क्या रखो, K बराबर R इंटू 1/1, एक को नहीं लिख सकते, तो यहाँ से K बराबर आ गया आपका सीधा R। इसका मतलब जिस तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई 1 मीटर हो, उस तार का प्रतिरोध ही क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये इसकी एक परिभाषा है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये तो हो गई आपकी प्रतिरोधकता, और ये कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और ऐसे बताया था कि प्रतिरोधकता असल में है क्या। हमने भाई क्या देखा था कि R समानुपाती L, कि मतलब जो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन असल में जब मतलब मान निकालते हैं ना अलग अलग तारों के लिए, ठीक है, एक तार की लंबाई बढ़ी, मैंने बताया था ना कल, एक तार की लंबाई बढ़ी फिर उसके लिए प्रतिरोध दूसरे के लिए बढ़े, तो यहाँ पर कुछ उनके प्रतिरोध में अंतर आया था। वो किसकी वजह से आया था, क्योंकि प्रत्येक तार की क्या होती है, एक प्रतिरोधकता
या फिर बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी विशिष्ट प्रतिरोध के कारण ये प्रतिरोध कुछ अलग आया था। तो उस प्रतिरोधकता के बारे में हमें अध्ययन कर लिया कि प्रतिरोधकता है वो क्या है। ठीक है, अब ये प्रतिरोधकता की परिभाषा आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। भाई जिसका फॉर्मूला उसका मात्रक तो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे के का मात्रक। तो के का मात्रक चाहिए तो के बराबर होता है क्या असल में, के बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल। के बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पर जिसका भी मात्रक चाहिए उसके लिए यहाँ पर हमारे को सबसे पहले आर का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक हमने निकाला था ओम होता है। कैसे आया था, v बराबर क्या आया था आई आर, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया था v बटा आई। v को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और वोल्ट बटा एम्पियर को क्या बोल देंगे, ओम। ठीक है, ओम इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपको सबको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे। भाई लंबाई हो मतलब चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे ना। भाई दूरी तो माप रहे हैं तो इसका मतलब मीटर में मापेंगे। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटा नीचे क्या आ गया, लंबाई का मात्रक होगा, फिर से मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। कहने का मतलब जो आपका प्रतिरोधकता या जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक आपको क्या मिला, ओम इंटू मीटर मिला। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये होगी प्रतिरोधकता। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने देखा था पीछे कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो लंबाई बढ़ने के साथ साथ में बढ़ता है, बढ़ता है ना। भाई जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतनी ज्यादा तार में क्या रहेंगी, जो बाधा है उतनी ज्यादा आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मारे बाधा ज्यादा आएगी, मतलब तार की जितनी लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कहीं ना कहीं उसको जगह मिल जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो क्षेत्रफल ज्यादा होने पर प्रतिरोध कम होता है और लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता जो होती है या फिर विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ना तो लंबाई पर निर्भर करता है ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। मैं यहाँ पर परिभाषा लिखता हूं, प्रतिरोधकता लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब ये क्या नहीं करेगी, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर है वो नहीं करेगी। ये किस पर निर्भर करेगी, केवल और केवल निर्भर करेगी पदार्थ की प्रकृति। और ये पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ की प्रकृति मतलब अलग अलग तारों के लिए। ठीक है, मतलब अलग अलग तारों के लिए प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई मान लो एक तांबे का तार है, ठीक है, ये मान लो कोई तार है, तो इस तांबे के तार का अगर आप लंबाई बढ़ोगे तो इसका प्रतिरोध तो चेंज होगा लेकिन इसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी जब तक ये तांबे का तार रहेगा। समझ रहे हो ना, आप तांबे का तार को कितना ही लंबा बढ़ा दो उसकी प्रतिरोध चेंज हो जाएगा लेकिन उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तांबा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आप एक मीटर तांबे के तार को लो और एक लो आप 1 मीटर चांदी के तार को, तो अब आप ये क्या क्या करोगे, इस 1 मीटर वाले तांबे के तार की प्रतिरोधकता मापोगे और इस 1 मीटर वाले चांदी के तार की प्रतिरोधकता मापोगे, तो उन दोनों की प्रतिरोधकता है वो चेंज होगी। प्रतिरोध भी चेंज होगा और प्रतिरोधकता भी चेंज होगी, लेकिन लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। अभी बता देना कि आप तांबे के तार का कितने भी लंबाई बढ़ाओ, ये कितना भी क्षेत्रफल बढ़ाओ, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा तो वो केवल और केवल किसमें आएगा, प्रतिरोध में ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि एक ही तार की लंबाई अगर दुगुनी कर दी जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नए तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो एक ही तार की बोल दिया, इसका मतलब आपको प्रतिरोधकता वहां पर सेम रखनी है, के को समान रखना है और बाकी आप कर ही सकते हो। जैसे मान लो बोल दिया कि एक तार का आपका प्रतिरोध ये है और इसकी प्रतिरोधकता है, इसकी लंबाई है वो L/, पहले L और सॉरी ए क्षेत्रफल ए था, लंबाई थी L
फिर दूसरे तार की जो प्रतिरोध दे दिया, दूसरा वही तार है तो इसलिए के 1 नहीं करोगे, यहाँ पर के रखोगे। अब बोलते क्षेत्रफल आधा कर दिया तो यहाँ पर a/2 कर दो, लंबाई दुगुनी कर दी तो 12 कर दो, फिर इन दोनों का भाग दे दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, मतलब प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको R1 पूछा है तो R2 पूछा है, मतलब दूसरे का प्रतिरोध कितना वो पूछा तो यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए कि एक ही तार के, तो इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये होगी हमारी प्रतिरोधकता। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है चालकता। क्या है, चालकता, ज्यादा बड़ा नहीं है, चालकता। चालकता बारे में पढ़ते हैं। देखो चालकता होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल G से, तो G बराबर आता है 1/R के। तो चालकता भाई, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो धारा के मार्ग में बाधा जितनी कम होगी, कोई भी पदार्थ है उतना ज्यादा क्या होगा, चालक होगा ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई, बाधा जितनी कम चालक उतना ज्यादा, बाधा उतनी कम मतलब प्रतिरोध जितना कम चालकता उतनी ज्यादा। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। और असल में क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ज्यादा ना। कोई ज्यादा मतलब करंट भेजेगा आगे तो उसकी चालकता ज्यादा होगी, कोई कम करंट भेजेगा तो उसकी कम चालकता होगी। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, क्योंकि इससे आगे मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो होगी आपकी प्रतिरोधकता। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो तापमान किस प्रकार से निर्भर करता है। प्रतिरोध की तापमान निर्भरता कैसे, प्रतिरोध की तापमान निर्भर करता कैसे। मान लो आपके पास में कोई एक तार है, ठीक है, आपने एक तार था, उसका आपको प्रतिरोध चेक करना था, आपने लंबाई बढ़ाई उसकी, आपको पता चल गया कि उसका प्रतिरोध है वो क्या है, ज्यादा हो गया। उसका क्षेत्रफल ज्यादा कर दिया, प्रतिरोध कम हो गया। मतलब आपने लंबाई को बढ़ा के क्षेत्रफल को घटा के चेक कर लिया था। लेकिन अगर इसी तार को आप गर्म करो, तो उसके मतलब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब तार धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, ठीक है, अर्धचालक मतलब उपधातु भी हो सकता है। तो उन सब के लिए हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले धातुओं के बारे में देखते हैं। तो धातुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धातु के बारे में बात करें तो जैसे चांदी, सोना, तांबा आदि, इनका, ठीक है, जितने भी धातु बोल सकते हो, लगभग जितनी भी धातु है ना, उन धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। भाई हमने देखा है कि धातुएं होती है वो क्या करती है, विद्युत का चालन करती है ना। विद्युत का चालन करती है कि नहीं करती है, हाँ करती है। विद्युत का चालन क्यों करती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वहां पर गति करते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या होती है, धातु विद्युत का चालन करती है। अब ताप बढ़ाने पर, मान लो ये तांबे का तार है, इसका अगर हमने ताप बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध बढ़ गया, इसका मतलब चालकता क्या होगी, कम होगी। भाई प्रतिरोध बढ़ गया, इसका मतलब चालकता कम होगी, क्योंकि चालकता प्रतिरोध के क्या व्युत्क्रम है। या फिर ऐसे समझो कि भाई ताप बढ़ाने पर इसमें से कम करंट जाएगा। पहले जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर था, इसमें से ज्यादा करंट जा रहा था, 2 एम्पियर जा रहा था। अब जैसे हमने ताप बढ़ा दिया तो इसमें करंट हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब धारा इसमें कम बहने लगी। कहने का मतलब धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब उनकी चालकता है वो कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, उसका कारण है यहाँ पर कि वहां पर श्रांति काल वगैरह वगैरह कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके तार वगैरह होते हैं उनमें अगर आप क्या कर दोगे, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पर उनकी चालकता कम हो जाएगी। इसका एक सबसे अच्छा आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है,
तो मोबाइल फोन क्या होता है, जैसे आप ज्यादा मान लो कोई यूज में करते हो या गेम वेम खेलते हो, तो वहां पर क्या होता है, मोबाइल फोन ज्यादा हीट हो जाता है। हीट होने पर क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने पर आप क्या देखते हो कि मोबाइल फोन जो है वो हैंग होने लगता है। भाई स्मार्टफोन हैंग होने लगता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे गर्म होगा, जैसे सारे कंपोनेंट गर्म होंगे तो वहां पर क्या होगा, उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से उनकी चालकता कम हो जाएगी, मतलब प्रत्येक कंपोनेंट को एक कम करंट जाएगा। इसकी वजह से उस कंपोनेंट को खुलने में वो टाइम है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए हम उसको बोल देते हैं हैंग हो जाता है। तो इसका सबसे एक उदाहरण जो आपको समझना है, क्योंकि वही जो मोबाइल फोन होगा उसमें जो जितने भी तार वगैरह वो तांबे के बने होते हैं ना वहां पर, ठीक है, अलग अलग तांबे के अर्धचालक भी होते हैं, ऐसे बहुत सारी धातुएं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो धातुएं होती है, धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ गया मतलब उनकी चालकता है वो घट गई, ठीक है। ये तो होगी धातुओं की बात। अब बात करते हैं अगर किसकी, ए धातुओं के बारे में। तो ए धातुओं के बारे में बात करते हैं, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु होती है भाई, एक तो एक धातु होती है, और मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु होती है 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब 3 4 मतलब धातु को अगर साथ में मिला दिया तो वो कौन सी धातु हो जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे नाइक्रोम होता है एक मिश्र धातु, नाइक्रोम में वो क्या मिलाया जाता है, निकल और क्रोमियम मिला जाता है। निकल और क्रोमियम धातु कहने का मतलब मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, जब कर दिया जाता है साथ में तो वो क्या कहते हैं, मिश्र धातु होती है। अब मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण, जैसे मैग्नीन, कांस्टेंट, नाइक्रोम आदि इनका ताप बढ़ाने पर, आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो मिश्र धातु है। अब आप सोचोगे कि मिश्र धातु भी किससे मिलकर बनी है, धातु से मिलकर बनी हुई ना, फिर इनके ऊपर उनका प्रतिरोध क्यों नहीं बढ़ता। भाई हमने तो पढ़ा है कि प्रतिरोध जो ताप बढ़ाने पर धातु में बढ़ता है। भाई ये देख लो, चांदी या कुछ धातु मानो, धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा है। फिर मिश्र धातु भी धातु से मिलकर बनी हुई है, फिर मिश्र धातु का ताप क्यों नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो मिश्र धातु होती है जब उनको मैग्नीन, कांस्टेंट, ये नाइक्रोम, ये अलग अलग मिश्र धातुओं का मिश्रण है। तो जब अलग अलग धातु मिला दिए जाते हैं ना, तो उनके कुछ गुण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वहां पर अलग अलग आप प्रकार से समझ सकते हो कि वहां पर थोड़ी बहुत उनमें ताप ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है कि मिश्र धातुओं में जो ताप बढ़ाएंगे, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाएंगे, मान लो मिश्र धातु इसका ताप बढ़ाओगे तो इसके प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो नगण्य प्रभाव है ना, वो निम्न टेम्परेचर पर बढ़ेगा। जैसे अगर टेम्परेचर आप इसका 100 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे ना, तब तक इसका जो प्रतिरोध है वो क्या रहेगा, मतलब परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इसका 200 डिग्री चला गया तो फिर इसका प्रतिरोध है वो जैसे धातुओं का चेंज होता है वैसे ही इसका चेंज हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो तो वहां पर उनके प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब नगण्य प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी वजह से जो प्रयोगशालाएं होती है, प्रयोगशाला के अंदर है, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय वो तार है वो किसके लिए जाते हैं, मिश्र धातुओं के लिए जाते हैं। आप देख लेना वहां पर लिखे होंगे मैग्नीन, कांस्टेंट के तार लिए, ठीक है। मतलब परिपथ बनाते हैं ना हम कि भाई बैटरी को इससे जोड़ा, बैटरी को बल्ब से जोड़ा, बैटरी को इस प्रतिरोध से जोड़ा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां पर जो मतलब तार लिए जाते हैं काम में, वो कोई तांबा वगैरह नहीं ले जाता। वहां पर कौन से तार काम में ले जाते हैं, वहां पर मैग्नीन, कांस्टेंट, इनके मतलब जो तार है वो काम में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इनका ताप बढ़ने पर, अब सीधी सी बात है, बैटरी जोड़ेंगे तो ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता है ज्यादा, इस वजह से हमारी जो भी रीडिंग आती है वो सही आती है। तो ये बात आपको समझनी है कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। निम्न टेम्परेचर पर आपको उतना ज्यादा ध्यान में रखना है कि ये समझो कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर नगण्य प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अर्धचालक या उपधातुओं के बारे में। अर्धचालक या उपधातु, तो अर्धचालक या उपधातु जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उपधातु और भी बहुत सारी है आदि। इनका अगर क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर
प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक या उपधातु है उनका अगर हम क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है। जो उपधातु होती है, हमें पता है कि जो उपधातु होती है वो मतलब जब नॉर्मल कंडीशन पर रहती है, ठीक है, तो वहां पर क्या नहीं होता है, तो वहां पर वो विद्युत धारा का चालन है वो नहीं होता है। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। धातुओं में तो क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इस वजह से वहां पर विद्युत धारा का चालन होता है। इसलिए वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गति में ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, तो फिर वो उनकी धारा में उतनी बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। भाई किसी की चीज को देख लो आप, आपको गति करनी है तो ऊर्जा की आवश्यकता है, गाड़ी को चलाना है तो ऊर्जा की आवश्यकता है, तो डीजल डालना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेन को चलाना है तो उसके लिए आपको मतलब लाइट की आवश्यकता होगी, जो उसके माध्यम से उसको हीट देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो चलेगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि किसी को अगर चलवाना है तो उसको हीट की आवश्यकता है। तो अर्धचालक या जो उपधातु होती है उनमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे होते, तो उनको इलेक्ट्रॉन को गति करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गति करना चाह रहे हैं, मतलब ऊर्जा देने गति कर रहे हैं, इसका मतलब प्रतिरोध उनका क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चौथी बात करते हैं हम अतिचालक, मतलब कुछ पदार्थ होते हैं जो अतिचालक होते हैं। भाई हमने पढ़ा है चालक होते हैं, अब यहाँ पर बात हो रही है अतिचालक। तो अतिचालक कौन से होते हैं, मतलब जैसे हमने देखा है यहाँ पर धातुओं में कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका उल्टा भी तो संभव है कि धातुओं का ताप घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा, मतलब ताप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, प्रतिरोध घटता है। तो ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है, तो कोई ऐसा कोई मतलब ताप आएगा जिस पर प्रतिरोध घट घट कर कितना हो जाए, शून्य हो जाए। हाँ, तो ऐसा मतलब ताप का मान आता है। तो जो अतिचालक है वो कौन से पदार्थ होते हैं, कुछ धातुओं का ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध है वो कितना होता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर बोलेंगे कि कुछ धातुओं का ताप घटाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि ताप घटाएंगे, सीधी ऊपर वाली बात है कि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसी को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अब ये इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि पारा, ठीक है, पारा। तो पारे को क्या करेंगे, पारे को जब 4.2 केल्विन, केल्विन क्या होता है, ये के मतलब केल्विन, ये ताप को मापने की इकाई है। जैसे हम ताप को मापते हैं सेल्सियस के अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर मापते हैं, फारेनहाइट के अंदर मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर सेंटीमीटर ऐसे मापते हैं ना, उसी प्रकार से ताप का भी एक मात्रक होता है, केल्विन होता है। तो अगर पारे का टेम्परेचर है वो कम कर करके हम कितना लेकर आ जाए, 4.2 केल्विन लेकर आ जाए, कितना लेकर आ जाए, 4.2 केल्विन लेकर आ जाए, तब पारे का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, किसका, पारे का। तो अगर आपको पूछ ले कि पारे का प्रतिरोध है वो कितने ताप पर शून्य होता है, तो आप लिखोगे वहां पर 4.2 केल्विन, ठीक है, के मतलब केल्विन। तो पारे का ताप जब 4.2 केल्विन होता है तब उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये हमने जो 4 इंपोर्टेंट बातें थी ये हमने पढ़ ली। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि धातु तो पहले से ही चालक थी, फिर उनका ताप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वहां पर फिर उनके प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, इसकी वजह से वहां पर चालकता घट जाएगी, ठीक है। जो मिश्र धातु होंगे उनके ताप बढ़ाने में प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्धचालक उपधातु हैं उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि अर्धचालक उनमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे होते, तो गति करवानी इलेक्ट्रॉन को, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो मतलब चालकता बढ़ेगी, तो मतलब प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और अतिचालक, अतिचालक कौन से होते हैं, जिनमें हम मतलब ताप घटा उनका प्रतिरोध क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और पारे का जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतिचालक पदार्थों को कहां पर प्रयोग करते हैं, जो आपके सुपर कंप्यूटर है, आपने नाम सुने होंगे ना, जो बड़ी बड़ी गणनाओं के करने काम आते हैं, वहां पर इनका जो अतिचालक पदार्थों को काम में लिया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी है वो ऊर्जा की हानि नहीं चाहिए होती है, इस वजह से वहां पर वो अतिचालक पदार्थ काम में ले जाते हैं। तो ये हमने कुछ आज पढ़ लिए थे प्रतिरोधकता के बारे में और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में। बाकी का जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लो।